को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं सूरत के एक कपड़ा मिल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। मुझे इस मिल में काम करते हुए अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन मिल में किसी बात को लेकर शोर शराबा हो गया। पूछताछ करने पर पता चला कि बॉस के केबिन से किसी ने उनकी कोई महंगी चीज चोरी कर ली है, जिसके चलते सभी वर्करों को एक लाइन में खड़ा रहने को कहा गया है। तभी सभी वर्कर बॉस के सामने एक लाइन में खड़े हो गए और तभी मैनेजर ने सभी से बारी बारी से पूछताछ की, पर सभी ने मना कर दिया। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने भी सभी वर्करों की तरफ मना कर दिया, पर मैनेजर का शक मेरे पर ही जा रहा था। वो क्या है कि मेरे को बॉस के केबिन की साफ सफाई का जिम्मा दिया गया था, इसलिए मैं ही बॉस के केबिन में साफ सफाई करता था, तो मेरे पर मैनेजर का शक करना लाजमी था। सभी वर्करों से पूछताछ करने के बाद मैनेजर ने सभी को अपने अपने काम पर लगने को कहा और फिर मैं भी बाकियों की तरह अपनी झाड़ू लिए वहां से चल दिया। मैं अभी अपना काम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी मैनेजर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे मनोहर, तुम शाम को छुट्टी होने के बाद केबिन में आकर मिलना। और इतना बोलकर मैनेजर साहब बॉस के साथ अपने केबिन में चले गए। मुझे लगा कि होगा कोई काम, पर मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे ऊपर ग्रहों की दिशा उल्टी चल रही है। खैर, मैं अपने काम में लग गया और जब शाम को छुट्टी हुई तो मैं सीधे सबसे पहले मैनेजर साहब से मिला। पहले तो उन्होंने मुझसे बड़े आराम से कहा, देखो मनोहर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुमने ही चोरी की है, पर तुमसे पहले कभी यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं था। बॉस का भी सीधा शक तुम पर ही है और उन्होंने जाते समय ये भी कहा है कि तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही उन्होंने तुम्हारी मजदूरी देने से मना किया है। अब आगे जो करना है वो तुम खुद सोच लो। मैनेजर की बात सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी नौकरी क्या चली गई, मानो मेरी खुशियों पर ग्रहण लग गया हो। तभी मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि साहब, मैं चोर नहीं हूँ और इस इलाके में जल्दी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मुझ पर दया करें साहब। मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उस मैनेजर ने मेरे पर कोई रहम नहीं किया और मैं अपना मुंह लटकाए अंदर से टूटा हुआ वहां से सीधा खोली पर पहुंचा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तो जेब में पैसे भी नहीं थे और ऊपर से नौकरी भी चली गई थी। वो रात तो मैंने किसी तरह काट ली, पर सुबह होते ही मैंने पूरा दिन काम की छानबीन में लगा दिया। मैं पूरा दिन यूं ही भूखा प्यासा भटकता रहा, पर कहीं कोई बात ही नहीं बनी। लिहाजा मैंने आज रात को ही घर पर यानी कि गांव की ओर रुख करने की सोची। शाम होते ही मैंने अपना सामान बटोरा और तकरीबन 8 बजे मैं स्टेशन पर पहुंच गया। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता नहीं क्यों मेरी एक बाईं आंख और कंधा फड़कने लगा। ऐसा होता देख मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। खैर, मैंने रात 10:20 की ट्रेन पकड़ी जो सीधे रीवा के लिए जा रही थी। मेरे पास पैसे तो नहीं थे टिकट लेने के लिए, तो मैं बिना टिकट के ही ट्रेन में सवार हो गया, ये सोच कर कि अगर टीटी आएगा तो हाथ पैर जोड़ लूँगा। खैर, सफ़र शुरू हुआ और मैं बस ट्रेन के डिब्बे के टॉयलेट के आगे चुपचाप से बैठा माथे पर हाथ रखे यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। घर जाकर बीवी बच्चों से क्या कहूँगा और कर्जदारों का कर्जा कहाँ से चुकाऊँगा। बस यही सब बातें सफ़र के दौरान मेरे मन में चल रही थी। मैं उस वक्त भूल गया था कि मैं बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। मैं अब ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, हाँ भाई, टिकट दिखाओ। इतना सुनते ही मैंने झट से उस ओर देखा जिधर से वो आवाज़ आई थी, तो मैंने पाया कि टीटी सभी यात्रियों की टिकट चेक कर रहा है। इससे पहले वो मुझे देखता कि मैं पहले ही टॉयलेट में घुस गया, ये सोचकर कि अगर टीटी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। सफ़र के दौरान मैं ऐसे ही टीटी से छिपता छिपाता रहा और इसी तरह सफ़र काटता रहा, पर मैं कब तक ऐसे ही बचा रहता। कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता, और हुआ भी ऐसा ही। जब मैं टॉयलेट के आगे अपने घुटनों में सर दिए बैठा था कि तभी अचानक ही किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, हाँ भाई, खड़ा हो जा। और जब मैंने सर उठाकर देखा तो मैंने पाया कि टीटी मेरे सामने खड़ा है। ना जाने वो अचानक ही कहाँ से आ टपका। मैं उसे देखते एकदम से सकपका गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जी साहब, कहिए। तभी टीटी ने कहा, अपना टिकट दिखा। मैंने हाथ जोड़ते हुए उसे अपनी सारी मजबूरियां बताई, पर उसने मेरी एक ना सुनी, बल्कि वो मुझे कह रहा था, चुपचाप से फाइन भरो, नहीं तो पुलिस बुलाकर बंद करवा दूंगा। मैं फिर भी उसके आगे हाथ पर जोड़ता रहा, पर वो बिल्कुल भी नहीं माना।
फिर उसी बीच ट्रेन एक सुनसान जगह से गुजर रही थी कि तभी अचानक ही ट्रेन रुकने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चैन खींची हो और इसी का फायदा उठाते हुए उस टीटी ने मुझे धक्का मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। उस वक्त यहीं कोई रात के 12 बजने को आए होंगे जब मैं उस अंधेरी रात में ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था और देखते ही देखते कुछ ही देर में ट्रेन भी वहां से रवाना हो गई। अब उस वीरान रेलवे ट्रैक और अंधेरी रात में मैं अकेला ही था। मैं अभी अपनी फूटी किस्मत को ही कोस रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर एक बत्ती की हल्की सी चमचमाहट नजर आई। मुझे लगा कि वहाँ कोई घर या फिर कोई दुकान होगी, पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। देखने से लग रहा था कि स्टेशन की हालत बहुत ही जर्जर है और बत्ती भी जो जल रही थी वो भी अब बुझ चुकी थी। वहाँ ना कोई साफ सफाई और तो और स्टेशन की दीवारों से पपड़ियाँ तक उखड़ी हुई थी। जब मैंने और इधर उधर घूम फिर के देखा तो वहाँ कोई भी शख्स नजर नहीं आया। जब वहाँ मुझे कोई नजर ही नहीं आया तो मैं वहीं के एक टूटे हुए बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब घर कैसे जाया जाए। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी पता नहीं एक महिला मुझे ना जाने कहां से आकर अपनी ओर आने का इशारा करने लगी। अंधेरा होने के कारण मैं उसका मुंह तो नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हाथ पांव से लग रहा था कि वो कोई जवान शादीशुदा लड़की है। मेरी हिम्मत तो नहीं थी उसके पास जाने की, मगर जब मुझे लगा कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वो कहना क्या चाहती है, तो मैं धीरे से अपने कदम पटकते हुए उस महिला की ओर बढ़ा। और जब मैं उसके पास गया तो पता नहीं क्यों अचानक ही मेरे पांव एकदम से रुक गए। और जब मैंने वहीं खड़े होकर कहा, जी कहिए, तो उस महिला ने अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ाया। पता नहीं उसका वो हाथ अचानक ही इतना बड़ा हो गया था कि उसने दूर से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से मैं बुरी तरह से छटपटाने लगा। अभी मेरा दम ही घुट रहा था कि मैं एकदम से छटपटाते उठा और अपने गले को टटोल कर देखने लगा। देखने पर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक है और मेरे आसपास भी कोई नहीं है। तो मैंने एक गहरी सांस ली और मैं समझ गया कि ये मेरा एक बुरा सपना था जो मैंने अभी अभी देखा था। पर उस सपने की वजह से मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे अंदर एक बेचैनी बन गई थी और मैं सोचने लगा कि ये कैसा अजीब सपना था। खैर, पहले तो मैंने अपनी पानी की बोतल निकाली और एक दो घूंट मारने के बाद अब मैंने एक नज़र अपने दाएं बाएं मारी, ये देखने के लिए कि कहीं सच में कोई यहाँ पर है तो नहीं। पर वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अब मैं फिर से अपने कपड़ों की पोटली को सर के नीचे रखकर चुपचाप लेट गया, ये सोचकर कि वो सिर्फ मेरा महज एक सपना भर था कि तभी मुझे किसी की आहट सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पर चल रहा है। मैंने झट से उस ओर देखा जिधर से वो आहट आई थी, तो वहाँ भी कोई नहीं था। मैं फिर से एक बार उठकर बैठ गया। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं बस इधर उधर ही देखने लगा। मेरे पास घड़ी भी नहीं थी जो मैं टाइम का पता लगा लेता कि अभी टाइम क्या हो रहा है, पर अंधेरा अभी भी गहरा ही छाया हुआ था। मैं बस उस बेंच पर बैठे बैठे उस रात का कटने का इंतजार कर रहा था कि कैसे भी ये रात कटे और तब जाकर किसी तरह घर जाने का इंतजाम किया जाए। ऐसी अंधेरी रात को किसी भी इंसान को अकेला काटना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर उस जगह पर जहाँ कुछ डरावना हो रहा हो। डर तो लग ही रहा था मुझे, पर जब मेरा ध्यान पैरों की तरफ गया तो मैं एकदम से चीखते उछल पड़ा। दरअसल मेरे पाँव पर मुझे किसी का हाथ नजर आया और वो एक पल में ही गायब हो गया। अब मैं पूरी तरह से डरा सहमा वहाँ से किसी तरह निकलना चाहता था, पर रात काफ़ी थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से हिलने की, क्योंकि आगे सामने पूरा जंगल ही था। तो मुझे वहाँ पर किसी जंगली जानवर का होने का डर था। लिहाजा मैं अभी इसी उधेड़ बुन में था कि यहाँ से जाऊँ या नहीं, कि तभी एक जोर का हवा का झोंका पता नहीं कहाँ से उठा और वो सीधे मुझसे जोर से टकराया। वो झोंका इतना जोर का था कि मैं एक बार में ही वहीं पर पटरियों पर जा गिरा। पटरियों पर गिरने की वजह से मेरा माथा जोर से टकराया, जिस वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब सुबह हो चुकी थी और साथ ही मैं वहीं ट्रैक के बगल में पड़ा हुआ था। और जब मैंने उठकर देखा तो मैंने पाया कि वो स्टेशन तो अभी भी वीरान ही है। यानी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि इस स्टेशन को बंद हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। इससे पहले वहाँ पर मेरे साथ कुछ और होता। मैंने तुरंत ही अपना सामान उठाया और वहाँ से सीधा आगे निकल गया। फिर 1 से 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद मुझे वहाँ पर एक आदमी गाय चराते हुए नजर आया। तो मैंने उससे पूछा,
भैया ये यहाँ कोई आसपास बस स्टॉप है क्या? इस पर उस आदमी ने ट्रैक की पटरी के साइड से जा रहे एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ आप इस रास्ते से सीधे चले जाइए, आगे जाकर एक छोटा सा बस अड्डा है। मैं चलते चलते अब काफ़ी थक गया था तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उस आदमी के बताए रास्ते पर पहुंचा जो उस आदमी ने बताया था। जब मैं पूछते पाछते उस बस अड्डे पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो एक कस्बे का छोटा सा बस अड्डा है। पूछने पर पता चला कि वहाँ से हर जगह के लिए गाड़ी नहीं मिलती। खैर मैंने वहाँ पहुंचकर एक राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं अब किसी तरह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। तभी मैंने वहीं पर एक बस वाले भैया से कहा, भैया ये मधुपुर के लिए गाड़ी मिल जाएगी यहाँ से? तो उस आदमी ने बताया कि डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ आपको नुकुआ चौक से बस मिल सकती है, वो भी रात के 9 बजे के आसपास। मेरे पास किराए के लिए पैसे तो नहीं थे तो मैंने उस बस वाले से कहा, वो भैया आपकी बस जाएगी क्या नुकुआ चौक तक? तो इस पर उस बस वाले ने हाँ में जवाब दिया। इस पर मैंने उस बस वाले से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया आप ही मुझे नुकुआ चौक तक छोड़ दीजिए। बस भी वहाँ से निकलने वाली थी तो मुझे चिंता थी कि अगर मैं बस में बैठ भी गया तो बस वाला मुझे कहीं बस से उतार ना दे। तभी मैंने उस बस वाले को अपनी सारी परेशानी बताई तो पहले तो वो माना नहीं और जब वहीं के एक दो बस वाले और आकर खड़े हो गए तो उनमें से एक दो ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार छोड़ दे, परेशान लगता है बेचारा। लिहाजन उस बस वाले ने मुझे उन सभी के कहने पर बस में बैठने को कह दिया। मैं भी बिना देरी के चुपचाप बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में बस भी वहां से चल पड़ी और कंडक्टर ने भी टिकट काटना शुरू कर दिया। जब वो मेरे पास आया तो मुझे देखते हुए बोला, वैसे आप भाई साहब आ कहाँ से रहे हो? इससे पहले मैं कुछ बोलता कि ड्राइवर ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई ये पीछे खिड़की से हाथ अंदर कर लो। ये सुनते ही कंडक्टर उस ओर चला गया जिस तरफ एक सवारी अपना हाथ बाहर किए हुए थी। उसके बाद मैं तो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा और सफ़र के दौरान मेरी आंख भी लग गई। मैं इतनी गहरी नींद में चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बस में ही हूँ या फिर कहीं और। फिर मेरी आंख तब खुली जब कंडक्टर ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अरे भाई सोते ही रहोगे या उतरोगे भी? नुका चौक आ गया है, चलो उतरो। मैं धन्यवाद देते हुए बस से नीचे उतरा और वहीं सड़क के बगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आते जाते लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे मानो मैं कोई भिखारी हूँ, क्योंकि मेरी दशा देखकर ऐसा लग भी रहा था। तभी मैंने एक भैया से कहा, अरे भाई साहब टाइम कितना हुआ है? तो पता चला कि अभी शाम के 5:15 हुए हैं, यानी कि अभी बस को आने में काफ़ी समय था। तो मैं वहीं बैठे बैठे वहाँ से गुजरते हुए लोगों और गाड़ियों को देखता रहा। इसी बीच धीरे धीरे रात भी हो गई और वो समय भी आ गया जब मेरी बस आने वाली थी। पर अब उस चौक पर लोग ना के बराबरी दिख रहे थे और वहाँ लाइट की भी कुछ सुविधा नहीं थी। तो वहाँ अंधेरा ऐसे छा गया जैसे रात के अभी 2 बजे हों। तभी कुछ देर के बाद एक बस आई जिसमें से कुछ सवारियाँ उतरी। मुझे लगा कि ये वही बस है जो मधुपुर के लिए जाएगी। तभी मैंने जल्दी से कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा, आ जाएगी, जल्दी से बैठो, बस निकलने वाली है। मैं तुरंत ही बस में बैठ गया और अब बस भी वहाँ से चल दी। अब मुझे डर इस बात का था कि बस ड्राइवर मुझे कहीं बस से उतार ना दे। खैर बस ने अभी स्पीड पकड़ी ही थी कि कुछ देर के बाद कंडक्टर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, हाँ भाई साहब टिकट नहीं लोगे? पहले तो मैं चुप ही रहा, फिर जब कंडक्टर ने दोबारा आवाज़ दी तो मैं खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते बोला, साहब मेरे पास पैसे नहीं किराए के लिए। इसी बीच सभी सवारियों की नज़र मेरे पर ही थी जिससे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। खैर तभी कंडक्टर ने कहा, जब पैसे ही नहीं थे तो बस में चढ़े क्यों? इस पर मैंने उस कंडक्टर को सारी बात बताई और हाथ पैर भी जोड़े, पर वो कतई नहीं माना। तभी उस कंडक्टर ने बस ड्राइवर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। और इतना बोलते ही ड्राइवर साहब ने भी गाड़ी रोक दी और मुझे वहीं नीचे उतार दिया। अब मैं बहुत हताश हो गया था। मुसीबत ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मेरा गला भर आया था। खैर उस वीरान सड़क और स्याह अंधेरे में मैं अकेला था। चारों ओर झिंगुरों की आवाज़ इस कदर आ रही थी मानो इस वीरान में सिवाय उनके कोई और नहीं रहता हो। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं घबराता हुआ धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी पीछे से एक बस की आवाज़ आई। तो मैंने तुरंत ही बस को रोकने के लिए हाथ दे दिया तो बस भी रुक गई। मैं झट से बस में चढ़ा बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा और ये बस कहाँ जाएगी। मेरे चढ़ते ही बस भी वहाँ से चल पड़ी। जब मैंने एक नज़र बस में मारी तो सभी सवारियाँ अपनी अपनी सीट पर सोई हुई थी।
मैं भी वहीं साइड में एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी मैंने कंडक्टर की ओर देखा, पर वो कंडक्टर ना ही तो मुझे देख रहा था और ना ही कुछ बोला। वो बस चुपचाप सामने की ओर देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर कंडक्टर ने मुझसे किराया क्यों नहीं मांगा। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर गई और जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया कि अब वो बस सड़क पर नहीं बल्कि किसी कच्चे रास्ते पर चल रही है। ये देखकर तो मैं भी हैरान था कि भला बस सड़क से उतर के इस कच्चे रास्ते पर क्यों जा रही है। तभी मैं अपनी सीट से उठा और कंडक्टर साहब से बोला, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? तो इस पर कंडक्टर ने एक भारी आवाज़ में कहा, जहाँ सभी हमेशा के लिए जाते हैं और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। यह सुनकर मैं एकदम से कंडक्टर के पास गया और जैसे उसने अपनी गर्दन मेरी ओर की तो मैं चीखते हुए एकदम से नीचे गिर पड़ा। अब मैं बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा था। मेरी चीख पुकार से सभी सवारी एकदम से जाग गई और जब मैंने उन सवारियों को देखा तो मैंने पाया कि उन सभी सवारियों की शक्ल बहुत ही अजीब है। सभी के चेहरे कटे फटे और खून से सने हुए थे। मैं समझ गया था कि ये एक भूतिया बस है जिसमें मैं गलती से बैठ गया हूँ। इससे पहले मुझे कुछ हो कि मुझे इस बस से उतरना था, पर कैसे, ये तो मेरी भी समझ से बाहर था क्योंकि पूरी की पूरी बस भूतों से भरी हुई थी। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, चुपचाप से बैठे रहो नहीं तो मारे जाओगे। लिहाजा मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मैं डरा सहमा चुपचाप से बैठा रहा। मैं अपनी किस्मत को ही कोस रहा था और भगवान को मन ही मन बोलने लगा कि हे भगवान, ये तूने कैसी जगह फंसा दिया है। तभी बस अचानक ही एक जगह पर जाकर रुक गई और बस में बैठी सभी सवारियां जो कि एक प्रेत थे वो सभी उतरने लगे, पर मैं अभी भी बस में ही था। और जब मैंने बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि बस एक कब्रिस्तान में रुकी है और वो सभी प्रेत कब्रों से मुर्दों को बाहर निकाल रहे हैं। हैरान की बात तो ये थी कि वो सभी मुर्दे भी एक एक करके जाग गए। मैं अभी उन सभी को ही देख रहा था कि पता नहीं कैसे अचानक ही बस जोर से हिलने लगी, जिस वजह से मैं पूरी तरह से घबरा गया। इससे पहले बस में कुछ और होता मैं तुरंत ही उतर गया और सीधे वहीं पर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मेरे बस से नीचे उतरते ही वो बस भी हिलना अब बंद हो गई थी। पता नहीं उस बस को अचानक ही क्या हुआ था कि बस अपने आप ही जोर से हिलने लगी थी। खैर मैं उस झाड़ी में छिपा उन सभी को ही देख रहा था कि तभी वो सभी मुर्दे और बाकी के सभी भूत फिर से बस में जाकर बैठ गए और उन सभी के बैठते ही वो बस भी वहाँ से चली गई। पर अब मैं वहाँ उस कब्रिस्तान में अकेला ही रह गया था। मैं डरा से मैं अब ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल एक भयानक चेहरे वाला मुर्दा मेरे सामने खड़ा था जिसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो मुझे घसीटते हुए उसी कब्रिस्तान में अंदर ले जाने लगा। मैं बुरी तरह से चीखता चिल्लाता रहा मगर मेरी चीख पुकार सुनने वाला उस वीराने में कोई नहीं था। मैं बस बुरी तरह से छटपटाए जा रहा था। इस बीच उस मुर्दे ने मुझे जोर से पटका कि तभी मैं अपनी कमर पकड़े वहीं पर पड़ा रहा। मैं अभी करा ही रहा था कि इसी बीच तेज हवाएं चलने लगी और तभी वो मुर्दा मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर अचानक ही पता नहीं कैसे मैं अपने आप ही बहुत तेजी से घसीटते हुए वहां से जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर पकड़कर घसीट रहा है। इससे पहले मैं देख पाता कि कौन मुझे घसीट रहा है कि मैं एक तेज हवा के झोंके के साथ बहुत ही दूर जा गिरा। चोट इतनी जोर की लगी कि मैं सहन नहीं कर पाया और उसी वक्त बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास लोगों की भीड़ जमा थी और आसमान में सूरज भी निकल आया था। तभी उन्होंने मुझे किसी तरह सहारा देकर बिठा दिया। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ गई जिन्हें मैंने सारी बात बताई, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे मेरे घर तक छुड़वा दिया। पर वो हादसा मेरे साथ क्यों हुआ और वो सभी लोग कौन थे, इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों आज भी जब कभी भी वो रात मुझे याद आ जाती है तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों